हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। बेसिकली इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि फ्रेंच कॉलोनी कैसे इस्टेब्लिश हुआ था इस वाले पार्ट में, ठीक है। और फिर इसका नाम पड़ गया था इंडो चाइना। क्या नाम पड़ गया था? इंडो चाइना। मतलब ये जो पूरा रीजन है ना, ये इंडो चाइना है। ये इंडो चाइना नाम से ही बता रहा है कि ये यहाँ पर क्या है, फ्रेंच कॉलोनी। क्या है? फ्रेंच कॉलोनी, ठीक है। तो इसी पे हम पूरा स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इसमें अभी जो फ्रेंच कॉलोनी अभी अभी भी है, ये इंडो चाइना, ठीक है। अभी का मॉडर्न टाइम पर कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों पार्ट है मॉडर्न इंडो चाइना के। तो बेसिकली इन्हीं तीनों को हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन मेनली हम देखेंगे इसमें क्या, वियतनाम के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे हिंटरलैंड के बारे में। वियतनाम के बारे में हम लोग देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद से पूरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। पर्टिकुलर एक एक वीडियो आएगी एक एक टॉपिक के ऊपर। इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, इंडो चाइना पूरा क्या मैप है और इंडो चाइना कहते किसको है, पर्टिकुलर पढ़ने किसके बारे में, हम लोग वियतनाम के बारे में। यहाँ पर नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे इंडिया में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ था। हमारे यहाँ भी कॉलोनी बसी थी। हमारे यहाँ कॉलोनी किनकी बसी थी? ब्रिटिशर्स की, है ना। हमारे यहाँ कॉलोनी ब्रिटिशर्स की थी। और यहाँ इस वाले पार्ट में कॉलोनी किनकी थी? फ्रेंच लोगों की, फ्रांसीसी की। अब देखो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज जो दोनों में हम लोग इंडिया वाले में तो हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर में। अभी चाइना वाला हम लोग इंडो चाइना वाला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इंडो चाइना में जो हम लोग फ्रेंच कॉलोनीज का देखेंगे और इंडिया वाले में जो हम लोग ब्रिटिश कॉलोनीज का देखेंगे, उसमें जो डिफरेंसेस मिलेगा ना कि दोनों किस तरीके से फंक्शन किया है, किस तरीके से दोनों में फंक्शन किया है दोनों कॉलोनीज, यानी कि कैसा उनका वर्क रहा है, कैसा उनका इन्फ्लुएंस रहा है रीजन के ऊपर। बेसिकली इसी चीज पर हम पूरा समझेंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है और नेशनलिस्ट क्या होता है, नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या होता है। क्लियर है? क्या पढ़ने वाले हम लोग, नेशनलिज्म कैसे इमर्ज किया, यानी कि ये जो फ्रेंच कॉलोनीज थी उसके अगेंस्ट लोगों के मन में कैसे फीलिंग्स आया कि हम पर ये लोग प्रेशर बना रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू होप सो समझ में आ चुका होगा। चलो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बुक ले लो अपना अपना, सब पेंसिल ले लो, जहां जहां बोलेंगे अंडरलाइन करने के लिए वहां अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वियतनाम गेन्ड फॉर्मल इंडिपेंडेंस इन 1945 बिफोर इंडिया, बट इट took another 3 decades of fighting before the Republic of Vietnam was found। देखो क्या है कि हमारा इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? हमारा इंडिया 1947 के टाइम पर इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन हमसे पहले ये जो इंडो चाइना वाला पार्ट है ना, वियतनाम, ये जो वियतनाम जो पार्ट था इंडो चाइना का, हमसे 2 साल पहले ये आजाद हो गया था, ठीक है। हमसे 2 साल पहले ये वियतनाम आजाद हो गया था, लेकिन वहां पर जो डोमिनेशन था ना फ्रेंच कॉलोनीज का, वो जल्दी नहीं गया। मतलब जिस टाइम इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम नहीं गया, उसके 30 साल बाद गया। 3 डिकेट्स यानी कि 30 साल। एक डिकेट में कितना होता है? 10 साल। तो 3 डिकेट में कितना होगा? 30 साल, ठीक है ना। तो वियतनाम पहले तो आजाद हो गया था, लेकिन यहां से डोमिनेशन जो था ना कॉलोनीज का, वो डोमिनेशन नहीं गया था। वो डोमिनेशन गया 30 साल बाद कंप्लीटली, और तब जाकर बना रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तब जाकर क्या बना? रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। समझ में आया? तो इसमें हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? दिस चैप्टर ऑन इंडो चाइना विल इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द पेनिनसुला, नेमली वियतनाम। अब देखो वियतनाम तो है एक स्टेट है, इधर क्या है, इधर थाईलैंड है, ठीक है ना। इधर थाईलैंड है, और थाईलैंड का जो कोस्टल एरिया है ना, ये इधर पूरा पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है। पेनिनसुला किसको कहते हैं? जिसके 3 तरफ पानी हो। पेनिनसुला किसको कहते हैं? पेनिनसुला। सराउंडेड लिख दो, सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, यानी कि 3 तरफ से पानी के, 3 तरफ से घिरा हुआ है ना कोई भी एरिया, उसको बोलेंगे पेनिनसुला। ये जो वियतनाम है तुम्हारा,
वियतनाम तीन तरफ से घिरा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, तीन तरफ पानी है एक स्टेट। तो हम लोग इसको क्या बोल दिए, यहां पर हम लोग देखेंगे, मतलब ये जो आपका कह रहा है चैप्टर में, कह रहा है कि हम लोग देखेंगे कि इंडो चाइना का क्या इम्पैक्ट रहा वियतनाम के ऊपर, ठीक है ना। चलो आगे देखना, एक इंटरेस्टिंग चीज आएगा, है तो ये एक स्टेट, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप को मानते हैं कि ये पूरा इनका नेशन है, यानी कि जो वियतनामीज है ना, जो वियतनामीज है, वियतनामी जैसे हम लोग को इंडियन बोलते हैं ना, तो वियतनाम में रहने वालों को वियतनामीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये वियतनामीज अपने आप को मानते हैं ना कि हम लोग, ये स्टेट नहीं है, ये नेशन है, और यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं ना अलग अलग वेरियस टाइप्स के, यहाँ यानी कि यहाँ जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी इन यूनिटी है, मतलब डाइवर्स होने के बावजूद, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, ढेर सारे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में यूनिटी है। वैसे ही ये लोग, वियतनाम के लोग भी अपने आप को कंसीडर करते हैं कि हम एक देश है, हमारे अंदर डाइवर्सिटीज है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कल्चरल यूनिटी है, ठीक है ना। चलो इतना बात समझ में आ गया। तो यही जो वियतनामीज लोग हैं ना, इनका ये जो मानना था कि हम लोग नेशन है, हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग यूनिटी में रहते हैं, इसी को हमने कहा वियतनामीज नेशनलिज्म। समझ गया क्या पढ़ना है चैप्टर में, वियतनामी लोग में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, ये पढ़ना है। नेशनलिज्म इन इंडो चाइना डेवलप्ड इन अ कॉलोनियल कंटेक्स्ट। तो नेशनलिज्म कैसे डेवलप हो रहा है, कॉलोनीज की वजह से, जो फ्रेंच आए थे फ्रेंच के वजह से हो रहा है, फ्रेंच आके कॉलोनी। अब एक चीज देख लो, कॉलोनी कब कहते हैं, किसको कहते हैं, कॉलोनी समझा देते हैं, अभी कॉलोनियल पीरियड समझा देते हैं, कॉलोनाइजेशन क्या होता है वो समझा देते हैं, ठीक है ना। देखो कॉलोनी किसको कहते हैं, जब कोई अनदर कंट्री या फिर पर्सन्स ऑफ अनदर कंट्री, देखो या तो देश, अगला कोई देश है, मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, और ये दूसरा एरिया है, ये देश नंबर 2 है, ये देश नंबर 1 है, या फिर ये कोई भी एरिया, ये रीजन 1, ये रीजन 2। देखो जब कभी भी कोई दूसरा कंट्री किसी रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेता है, मतलब ये जो कंट्री है इसने इसके ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया, ठीक है ना, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलोनी। या फिर अदर कंट्री का या फिर अदर जगह का कुछ लोग है, वो लोग आकर अपना बस्ती बसा लेता है किसी एरिया के ऊपर, अपना वहां पर कंट्रोल बना लेता है, तब भी हम उसको कहते हैं कॉलोनी। तो यही काम कर रहे थे फ्रेंच। फ्रेंच क्या कर रहे थे, फ्रेंच आए वियतनाम में, और वियतनाम में आकर अपनी कॉलोनी बनाई उन्होंने, यानी कि वियतनाम पर अपना क्या कर लिया, कंट्रोल। फ्रेंच फ्रांस के लोग हैं, आए कहाँ है, वियतनाम में, बाहर के लोग आए है ना, वहां पर क्या कर लिया, अपना कंट्रोल बनाया, तब हम इसको क्या बोल दिए कि फ्रेंच लोगों ने अपनी क्या बना ली, कॉलोनी बना ली, ठीक है। अब जो कॉलोनी है किसी एक टाइम से किसी दूसरे टाइम पीरियड तक चलती है, ठीक है ना, तो वो जो ड्यूरेशन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड। और जो भी इस टाइम इंटरवल में ये जो कॉलोनीज है जो भी काम करती है, जो भी काम करती है उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन, यानी कि अपनी कॉलोनी बसाने का ये जो भी काम कर रही है ना, अपना जो कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का किसी एरिया के ऊपर जो भी काम कर रही है, उसको बोल दिए हम लोग क्या, कॉलोनाइजेशन। अब एक चीज देखो, इस कॉलोनी को बसाने वाले जो लोग हैं ना उनको कहते हैं कॉलोनाइजर, कॉलोनाइजर, ठीक है। जेड भी होता है यहाँ पर, एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कॉलोनाइजर क्लियर है। चलो कॉलोनी कॉलोनाइजेशन सब क्लियर हो गया। तो नेशनलिज्म जो इमर्ज हो रहा है ना यहाँ, तो कॉलोनाइजेशन के वजह से ही इमर्ज हो रहा है, जो कॉलोनी बसा रखी है ना फ्रेंच लोगों ने, उसके वजह से नेशनलिज्म लोगों के अंदर इमर्ज हुआ है, डेवलप हुआ है, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आ गई।
The knitting together of a modern Vietnamese nation that brought the different communities together was in part the result of colonization, but as importantly, it was shaped by the struggle against colonial domination. देखो क्या कह रहा है कि ये जो एरिया था ना तुम्हारे, ये जो एरिया है पूरा, ठीक है, ये जो वियतनाम है, ये जो कंबोडिया है, ये जो लॉस है, ये तीनों आज के टाइम के मॉडर्न इंडो चाइना कहलाते हैं। मॉडर्न इंडो चाइना, मॉडर्न, ठीक है। तो देखो क्या है कि आज के टाइम पर वियतनाम में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बैकग्राउंड के, एक साथ मिलकर जो रह रहे, उनका जो बेस है वो बेस कहाँ है? फ्रेंच कॉलोनीज में। यानी कि अगर कॉलोनाइजेशन नहीं होता ना तो इतनी अच्छी नहीं बनती इन लोगों में कि सारे लोग मिलकर एक साथ रहते। कॉलोनाइजेशन हुआ, फ्रेंच कॉलोनीज आई, सब लोगों ने एक साथ मिलकर आवाज उठाया, क्या हुआ? लोगों के बीच में बाउंड बन गया। कैसे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या पढ़ाए थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ाए थे कि सभी लोगों को एक साथ सप्रेस कर रहा था, है ना? तो सब लोग एक साथ, मतलब एक जैसा सप्रेस हो रहे थे, भले वो कोई भी बैकग्राउंड के लोग थे, लेकिन सब लोग एक साथ, मतलब एक इफेक्ट था उनके ऊपर कॉलोनी का। तो उसके वजह से क्या हो रहा था? कॉलोनी ने, उसमें नेपोलियन था मेनली, और बल्कन वाला याद करो। बल्कन वाला क्या बताते हैं? यहाँ पर सब लोग अपना कंट्रोल चाहता था, सब अलग अलग बैकग्राउंड का था, तो यहाँ भी बहुत सारा अलग अलग लोग हैं, सब अपना अपना चाहता है पावरफुल होना। लेकिन जब एंट्री हुई विलेन की, फ्रेंच की जब एंट्री हो गई, तब इन लोगों को लगा नहीं भाई, ये हम लोग पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, अगर इसके इन्फ्लुएंस से बचना है तो सबको एक साथ होना पड़ेगा। तो यही जो कॉलोनी को डिफेंड करने के लिए, उसको हराने के लिए, डिफीट करने के लिए जो ये लोग साथ हुआ ना, उसी टाइम से ये लोग जो है अपना शेयरिंग कर रहा है, यानी कि साथ में टुगेदरनेस रख रहा है। तो यही बोल रहा है कि आज के टाइम पर जो यहाँ पर एकता दिखती है ना, वो उसकी जड़ जो है वो फ्रेंच कॉलोनीज है, उसका जड़। If you see the historical experience of Indochina in relation to that of India, you will discover important differences in the way colonial empires function and the anti-imperial movement developed. By looking at such differences and similarities, you can understand the variety of ways in which nationalism has developed and shaped the contemporary world. अब देखो क्या बोल रहा है कि जो इंडो चाइना में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, जो इंडो चाइना में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ और जो इंडिया में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, क्यों इमर्ज हुआ, किनके वजह से हुआ? तो कॉलोनीज के वजह से। दोनों ही जगह कॉलोनीज की वजह से नेशनलिज्म इमर्ज हुआ है। तो कॉलोनीज का क्या इम्पैक्ट रहा, उनके काम करने का क्या तरीका रहा, उस काम में क्या डिफरेंसेस रहा, क्या सिमिलैरिटीज रहा, जब इन सबको हम पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि नेशनलिज्म आखिर होता कैसे है इमर्ज, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग आती कैसे है। ठीक है, चलो अब कुछ अंडरलाइन करने बोल रहे हैं, वो अंडरलाइन कर लेना। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस के बाद और सेकंड सेंटेंस के ऊपर दिस चैप्टर से लेकर वियतनाम तक कर लो अंडरलाइन। उसके बाद से एकदम लास्ट में आओ, इट वाज शेप्ड बाय द स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन है, उसको कर लो अंडरलाइन। उसके बाद में नीचे आ जाओ, ठीक है, वेराइटी ऑफ, दूसरा पैराग्राफ का एकदम लास्ट में आ जाओ, वेराइटी ऑफ वेज से लेकर पूरा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक अंडरलाइन कर लो। ठीक है, चलो अंडरलाइन करो, जब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि चाइना का क्या इम्पैक्ट रहा वियतनाम के ऊपर, फ्रेंच कॉलोनीज कैसे आके अपना डोमिनेंस बनाया, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग अभी टॉपिक में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो बुक में
पेंसिल से पढ़ते जाना। हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं खुद भी रीडिंग मारते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, ऐसे में कभी समझ में नहीं आने वाला है। बुक लेकर बैठो, पेंसिल लेकर बैठो, हम रीडिंग लगा रहे, तुम भी रीडिंग लगाओ साथ में, तब समझ में आएगा, वरना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज समझा देते हैं पहले। सिल्क रूट समझ लो क्या होता है। देखो सिल्क रूट जो है ना, दो पार्ट में बटा हुआ है। ये हमारा इंडिया है, ये पूरा पार्ट है जमीन वाला। तो जमीन के ऊपर का जो पार्ट है और जमीन के नीचे का पार्ट है, दोनों ही जमीन के नीचे का, मतलब जो पानी वाला पार्ट है, ये जो पूरा पानी वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जो जमीन वाला पार्ट है, दोनों ही जगह गुड्स का एक्सचेंज होता है, पीपल का एक्सचेंज होता है। लोग आना जाना करते हैं, सामान ले जाते हैं। लोग जब आएंगे तो क्या होगा, आइडियाज का एक्सचेंज होगा। अलग लोग आएंगे, अलग कल्चर लेकर आएंगे, अलग रिलीजन लेकर आएंगे, अलग लैंग्वेज लेकर आएंगे, अलग आर्ट लेकर आएंगे, अलग म्यूजिक लेकर आएंगे। तो क्या होगा, आइडियाज का भी एक्सचेंज होगा। पहले के टाइम पर लोग क्यों ट्रैवल करते थे? पहले के टाइम पर ट्रैवल करने का सिर्फ एक मोटिव था, वो था बिजनेस, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। बस पैसा कमाना है, ट्रैवल करते जाओ। तो इसीलिए दो रूट था, एक था सिल्क रोड और एक था मैरीटाइम सिल्क रूट। समझे? एक रोड है, एक रूट है। रोड है जो लैंड वाले पार्ट में है, रूट है जो पानी वाले पार्ट में है, ठीक है। और मैरीटाइम से नाम से ही पता चल रहा है, मैरीटाइम मतलब समुद्र वाला होगा। जो समुद्र वाला ये पार्ट है, ओशिक पार्ट पूरा जितना कवर कर रहा है, ये पानी के रास्ते से जो भी गुड्स वगैरह, पीपल आइडियाज जो भी जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो ये पार्ट हो गया। समझ में आ गया सिल्क रूट? क्लियर? अब तुम लोग को एक काम करना है कि पता करना है कि सिल्क रूट कहाँ कहाँ से कनेक्ट होता है, इधर भी कहाँ कहाँ से कनेक्ट होता है, ये सारा लिखना। कुछ नाम बता देते हैं, इजिप्ट से कनेक्ट होता है, यूरोप को भी कनेक्ट करता है ये रूट, और बाकी सब नाम तुम अपना ढूंढो, ढूंढ के नीचे कमेंट में लिख दो या फिर कॉपी में लिख लेना। चलो ठीक है, रूट समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया है तो चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो चैप्टर में क्या है ना, कि अभी ये वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग को पता चलेगा कि चाइनीज का क्या इन्फ्लुएंस रहा है वियतनामीज के ऊपर। पहले वो देखेंगे, उसके बाद कॉलोनीज वगैरह पर डिस्कस करेंगे। Indochina comprises the modern countries of Vietnam, Laos, and Cambodia. Its early history shows many different groups of people living in this area under the shadow of the powerful empire of China. देखो क्या था पहले, कॉलोनी बसने से पहले जो वियतनाम था ना, कॉलोनीज बसने से पहले वहां पर चाइनीज लोगों का इन्फ्लुएंस चलता था। मतलब चाइनीज कल्चर, चाइनीज रूल्स रेगुलेशन, यही सब चलता था। चाइनीज कानून, चाइनीज सरकार, यही सब चलता था। इट्स अर्ली हिस्ट्री शोज even when an independent country was established in what is now northern and central Vietnam, its ruler continued to maintain the Chinese system of government as well as Chinese culture. पहले तो स्टेट हुआ करता था, बाद में कंट्री हो गया, ठीक है। जब नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, जब लोगों ने लड़ना शुरू किया, तो देखो क्या है कि आजाद हो गया चाइना के इन्फ्लुएंस से, फिर भी यहाँ पर चाइनीज लोगों का सरकार चलता था। मतलब उनका जो लॉ है ना, उनका जो सिस्टम है कानून चलाने का, चाइनीज लोग का जो सिस्टम है कानून चलाने का, वो सिस्टम, वैसा कानून, वैसा लॉ वियतनाम में चलता था। बस इतना समझो, ठीक है। ऐसे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारा अभी जो टॉपिक 1.1 से स्टार्ट करेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो वियतनाम was also linked to what has been called the maritime silk route that brought in goods, people and ideas. Other network of trade connected to the hinterlands where non-Vietnamese people such as Khmer Cambodians live. अब देखो क्या है, यहाँ पर है तुम्हारा क्या, कंबोडिया, यहाँ पर है लाओस। देखो क्या बोल रहा है, पहले के टाइम पर तो हम बताएं कि सिर्फ क्या होता था, ट्रेड 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 ट्रेड।
है ना। पहले के टाइम पर सिर्फ क्या होता था, ट्रेड। तो ट्रेड करने के लिए लोग हर जगह जाते थे। तो वियतनाम के जो लोग थे ना, ये लोग सिल्क रूट से भी तुम्हारे कनेक्टेड थे। सिल्क रूट से भी तुम लोग सिल्क रोड से भी ये लोग कनेक्टेड है। सिल्क रोड है ना, मैरीटाइम सिल्क रूट है, यानी कि नीचे वाला एरिया, पानी वाला, मैरीटाइम सिल्क रूट, समझ गए ना, नीचे पानी वाला एरिया पूरा। तो उससे भी कनेक्टेड थे, वहां से भी वे लोग व्यापार करते थे। और दूसरे इधर जो है ना, ये वाला पार्ट, यानी कि हिंटरलैंड। हिंटरलैंड किसको कहते हैं, ये देखो, ये है नदी का किनारा, इधर मतलब समुद्र है पूरा, ये तुम्हारा क्या है, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ जो भी पार्ट है ना कंट्री का या फिर रीजन का, जो भी पार्ट है किसी क्षेत्र का, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। तो हिंटरलैंड में यहाँ तो वियतनामीज लोग रहते हैं, इस वाले रीजन में पूरा वियतनामीज लोग रहते हैं। और इधर नॉन वियतनामीज, इधर नॉन वियतनामीज, अंदर जाएंगे तो नॉन वियतनामीज, यानी कि जो वियतनामीज लोग नहीं है, जो वियतनामीज नहीं है, ठीक है। तो ये लोग इधर मैरीटाइम सिल्क रूट से भी ट्रेड करते थे और इधर भी ट्रेड करते थे, समझ में आया। तो ट्रेड करने का इनके दो रास्ता हुआ करता था, एक तो हो गया वो, और दूसरा इधर हिंटरलैंड वाला पार्ट। चलो तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होप ये ट्रेड वाला पार्ट समझ में आ गया हो। चाइनीज का इन्फ्लुएंस कब तक रहा समझ में आ गया हो। क्यों था ये समझ में आ गया, क्यों था, क्योंकि पहले यहाँ पर उनका कंट्रोल था चाइनीज वाले का, इसलिए उनका यहाँ पर इन्फ्लुएंस था, उनका दबदबा था, उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकार चलती थी यहाँ। बाद में इंडिपेंडेंस हो गया, फिर भी उनकी कल्चर चलती थी। ये ट्रेड किस कहा कौन कौन रूट से करता था, एक रूट है मैरीटाइम सिल्क रूट और दूसरा हिंटरलैंड, ठीक है ना। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस, कैसे कॉलोनीज बनी और कैसे लोगों ने उसका रेजिस्ट करना शुरू किया। तो कॉलोनीज का जो सेटअप होने का टाइम है ना 1880 है, फ्रेंच कॉलोनीज का 1880 के टाइम पर वो लोग पहुंचा था यहाँ वियतनाम में। तुम्हारे देखो, इधर वाला पार्ट पढ़ने से पहले इधर वाला पढ़ना, क्योंकि ये अराइवल बता रहा है, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है, ये अराइवल बता रहा है सबसे पहले। तो अराइवल का थोड़ा सा पार्ट है स्टार्टिंग से लेकर, फ्रेंच से लेकर रीजन तक, ठीक है ना। तो ये वाला रीजन देख लो, पहले इसको देखो। जो वियतनाम है तुम्हारा, कितना डायरेक्शन होगा, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थन वाले पार्ट में आया था। French troops landed in Vietnam in 1858 and by the mid 1880s they had established a firm grip over the northern region. सॉरी, ये लोग आया था कब, 1858 के टाइम पर, और 1880 के टाइम पर ये लोग पूरा का पूरा इस पर कंट्रोल कर लिया, पूरा नॉर्थ वाले हिस्सा पर, वियतनाम का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया ये लोग, ठीक है। आया कब, 1858 के टाइम पर। अब उसके बाद से आ जाओ अब इधर इंट्रोडक्शन पे। अराइवल समझ में आया ना, पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कोई आया कि नहीं आया, उसके बाद पता करेंगे ना पूरी कहानी। तो अब इधर से स्टार्ट करते हैं। चलो तो कॉलोनियल डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। द कॉलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम बाय द फ्रेंच brought the people of the country into conflict with the colonizers in all areas of life. हमेशा कॉलोनीज के साथ ये लोग झगड़ा ही करता रहता था। वियतनाम का जो लोग है ना, वियतनाम पर किसकी कॉलोनी बसी हुई थी, फ्रेंच लोगों की। तो फ्रेंच के जो कॉलोनाइजर्स थे ना उसके बीच में और यहाँ वियतनामीज लोग के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था, हमेशा लड़ाई होता ही रहता था। The most visible form of French control was military and economic domination, but the French also built a system that tried to reshape the culture of Vietnamese. एक चीज हम पढ़ा इससे पहले कि यहाँ पर कल्चर किसका चलता था, चाइनीज का। चाइनीज कल्चर यहाँ पर चलता था। फ्रेंच लोग जो था ना, ये लोग कंट्रोल किया इकोनॉमी पर, यानी कि मार्केट पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, ठीक है। कौन सा सामान, पूरा मार्केट जो है ना, बाजार जहां पर इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर कंट्रोल कर लिया। और कंट्रोल किया मिलिट्री पर। अब सोचो कि जब मिलिट्री ही इसका हो जाएगा तो क्या ये जो एरिया है, ये जो कंट्री है, क्या ये इंडिपेंडेंट रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, इसके इन्फ्लुएंस के अंदर चल जाएगा। मैंने क्या बताया था, कॉलोनी कब बनता है, जब कोई अदर सेटलर्स, मतलब पर्सन फ्रॉम अदर कंट्री आकर कहीं पर सेटल हो जाता है, उस एरिया पर अपना कंट्रोल बना लेता है। तो इस एरिया पर कंट्रोल कैसे बनाया इसने, मिलिट्री पर कब्जा कर लिया और मार्केट पर कब्जा कर लिया, दोनों चीज पर कब्जा कर लिया, मिलिट्री भी और मार्केट भी, ठीक है।
और क्या कर दिया लोगों को कि आप चाहे तो इस चाइनीज कल्चर को छोड़कर हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस कल्चर को छोड़कर हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों के पास चांस है कि आप लोग रीशेप कर सकते हैं अपने कल्चर को। क्लियर? समझ में आया? The nationalism in Vietnam emerged through the efforts of different sections of society to fight against the French and all they represented। तो यहाँ पर नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, ये तो मैं स्टार्टिंग से ही तुम लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर नेशनलिज्म की स्टार्ट कैसे हुई। नेशनलिज्म की स्टार्ट यहीं से हुई, जब इसने मार्केट पर कंट्रोल कर लिया, मिलिट्री पर कंट्रोल कर लिया, रीशेप करने का कह रहा था कल्चर्स को। तब यहाँ पर जितने भी सेक्शन के लोग रहते थे ना, वेदर दे आर रिच, पुअर और बिलोंग टू डिफरेंट अनदर सेक्शन, बैकवर्ड सेक्शन और अनदर क्लास, किसी भी क्लास का, अमीर गरीब या किसी पिछड़ जाति का है, ठीक है, ये सारे लोग पर इक्वली दबदबा बना रहा था, इक्वली जुल्म कर रहा था। तो ये सारे लोग के अंदर में नेशनलिज्म डेवलप हुआ कि हमारे ऊपर कोई बाहर का के कैसे कंट्रोल कर सकता है। उसको तो कोई राइट नहीं कि बाहर से आए और मान लो कि तुम्हारे घर में कोई बाहर से आकर कब्जा कर लेगा और तुमको वहां पर नौकर की तरह खटवाएगा, तो तुमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और ना भी नौकर की तरह खटवाए ना राजा की तरह रखे, तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा मेरा घर है, अगला क्यों हमको आके सिखाएगा क्या करना नहीं करना। वैसे जो वियतनामीज थे ना, वैसे जो वियतनामीज थे उनको भी लग रहा था कि यार मेरा एरिया है, मेरा घर है, कोई अदर आके क्यों हमको सिखाएगा कैसे रहना नहीं रहना है। ठीक है, तो इसी वजह से लोगों के अंदर क्या हुआ, नेशनलिज्म डेवलप हुआ कि अब इसको मार पीट के भगाना है और अपने आप को देश बनाना है। ठीक है, तो ये तो बता दिया फ्रेंच कब आया यहाँ पर, 1880 तक पूरा कंट्रोल नॉर्थन वाले पार्ट में कर लिया। उसके बाद फ्रैंको चाइनीज वॉर एंड फ्रेंच एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ टोनकिन एंड अनाम एंड इन 1887 फ्रेंच इंडो चाइना वाज फॉर्म्ड। अब एक लड़ाई हुआ, फाइनली एक लड़ाई हुआ फ्रेंच और चाइनीज के बीच में, फ्रेंच और चाइनीज के बीच में, फ्रैंको चाइनीज वॉर, उस जिसमें कि फ्रेंच जीत गया और 1887 में ये जो पूरा पार्ट था तुम्हारे, ये जो पार्ट था तुम्हारा, इस पर कब्जा कर लिया, इंडो चाइना बना दिया इसको, फ्रेंच इंडो चाइना। समझ में आया? फ्रेंच और चाइनीज का वॉर हुआ, फ्रैंको चाइनीज वॉर। कौन सा? फ्रैंको चाइनीज वॉर। मान लो कि ये जो फ्रैंको है ये बहन है, चाइनीज कौन है? भाई है। भाई बहन में मारपीट होता है, कौन जीतेगा? बहन जीतेगी। पावर है, रो देगी जरा सा, फिर उसके बाद से शुरू हो जाएगा, है ना। तो फ्रैंको जीत गया और 1887 पर अपना क्या कर लिया, कब्जा कर लिया पूरे इंडो चाइना के ऊपर। चाइनीज लोग, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर क्या पहले कौन सा कल्चर था, फ्रेंच के आने के पहले चाइनीज कल्चर था, चाइनीज लॉ था, चाइनीज गवर्नमेंट था, चाइनीज लोग भी थे। वॉर हुआ, नेशनलिज्म डेवलप हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, कंट्रोल जब इसने करना शुरू कर दिया तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म डेवलप हुआ, वॉर हुआ और उसके बाद जिसमें फ्रेंच जीत गया, फ्रेंच जीत गया तो अपना डोमिनेंस कर लिया। अब सोचो ना, मिलिट्री उसके पास है तो ये लोग कैसे जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। समझ में आया? In the following decades, the French sought to consolidate their position and people in Vietnam began reflecting on the nature of the loss that Vietnam was suffering। अब देखो क्या है, अब इसको क्या करना है, अपना फ्रेंच को अपना पावर बढ़ाना है और पावरफुल होना है। तो ये क्या करेगा, और ज्यादा इन लोग को एक्सप्लॉइट करेगा, वियतनामीज लोग को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। तुम ज्यादा से ज्यादा सामान उगाओ, जितना उस टाइम पर क्या होता था ना, उस टाइम तो तुम्हारा रबर का प्लांटेशन और राइस का कल्टीवेशन, इसी पर मेनली फोकस करता था ये फ्रांस वाला लोग। यहाँ वियतनाम में तो खूब ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, मार्केट में भी, मिलिट्री में भी, सोशल लाइफ में भी, हर चीज में एक्सप्लॉइट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था ना, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा था कि जितना ज्यादा हम इन लोगों को खटवाएंगे, काम करवाएंगे, उतना ज्यादा हमें पैसा आएगा, उतना ज्यादा अमीर हो जाएंगे, उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन ये जो एक्सप्लॉइटेशन इधर हो रहा था ना वियतनामीज के ऊपर, क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन, इन लोग का दम एकदम लगातार यूज किया जा रहा था, जैसे तुम लोग बिजली कर लेते हो। तो एक्सप्लॉइटेशन जब कर रहा था, बिजली नहीं, तुम लोग तो डेटा का करते हो ना, इंस्टा चलाने में, फेसबुक चलाने में। तो जब एक्सप्लॉइटेशन करने लगा वियतनामीज लोग का, तो वियतनामीज के अंदर खून खौल गया और ज्यादा। तुम लोग भी मोबाइल चलाते रहोगे तो मम्मी बोल देंगे, अगर कुछ काम करने में क्या होगा, खून खौल जाता है।
वैसे ही वियतनामीज लोग का भी ना क्या हुआ, खून खौल गया, एक्सप्लॉयटेशन जब इन लोग का हो रहा था तब। चलो, तो इसी पर एक ब्लाइंड पोएट है, गुयेन डिंग चिउ, क्या क्या नाम है, गुयेन डिंग चिउ। इन्होंने क्या बोला है, जो कंट्री में उस टाइम क्या हो रहा था ना, इस चीज को ये अपना मतलब इनकी जो फीलिंग्स थी ना, जो ये अब ब्लाइंड है तो देख तो नहीं सकेगा, सुन सकेगा, फील कर सकेगा, तो उस चीज को इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, अब खुद तो नहीं लिखेगा ना, हो सकता है किसी को बोल के लिखवाया हो, ठीक है। इसने क्या कहा, आई वुड रैदर फेस इटर्नल डार्कनेस देन सी द फेसेस ऑफ ट्रेटर्स। ट्रेटर्स मतलब धोखेबाज। बोलते हैं कि गद्दारों का चेहरा देखने से अच्छा है ना कि मैं अपने अंदर की जो ये जो अंधेरा है इसी को देख लूं, मेरे अंदर जो अंधेरा है इतना ज्यादा, मैं उसी को देख लूं, गद्दारों का चेहरा देखने से अच्छा है। आई वुड रादर सी नो मैन देन इनकाउंटर वन मैन सफरिंग। एक इंसान के ऊपर क्या गुजर रही है, एक इंसान के ऊपर क्या गुजर रही है उसको देखने से अच्छा है, मतलब एक की लाचारी बेबसी देखने से अच्छा है कि मैं कुछ देखूं ही ना, मैं किसी इंसान को देखूं ही ना। I would rather see nothing than witness the dismembering of the country in decline। ये जो हमारे देश में हो रहा है, हमारा देश जो अब गिरा जा रहा है, एकदम खत्म होने पर है, इसको देखने से अच्छा है कि मैं कुछ देखूं ही ना, ठीक है। ये इन्होंने अपना व्यक्त किया, अपना फीलिंग्स बताया। अब देखो फ्रेंच लोग को क्यों लगता था कि मतलब कॉलोनी जरूरी है, मतलब कहीं किसी एरिया पर जाकर अपना डोमिनेंस बना लो, कंट्रोल कर लो, उसको पूरा एक्सप्लॉइट करो, ऐसा क्यों लगता था इन लोगों को। ये रीजन देखो, तो पहला क्या है ना, कोई एरिया में क्या रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि रॉ मटेरियल्स, सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स। अब सोचो कि अगर यहाँ पर आकर कब्जा कर लेता है, यहाँ पर खूब अच्छा खूब ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, खूब अच्छा सामान बनाने का रॉ मटेरियल्स है, यहाँ पर अगर कंट्रोल कर लेता है, तो पहले क्या था, पहले इसको रुपया देकर खरीदना पड़ रहा था कोई भी चीज, अब क्या है, कंट्रोल बना लिया यानी कि अपने अंडर में ले लिया, अब बिना पैसे के काम करेगा, समझ में आया। तो पैसा नहीं देगा, कॉलोनी बना लिया है, तो अब ये अपना पूरा फायदा उठाएगा, जम के यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज निकालेगा, रॉ मटेरियल्स ले जाएगा। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, हमारे इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग डार्कनेस में जी रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, यानी कि हम लोग क्या थे, अनसिविलाइज्ड थे, अनसिविलाइज्ड थे, और जब वो लोग आए ना तब हम लोग सिविलाइज्ड हुए, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो दूसरा उनका मोटो क्या था कि सिविलाइज्ड करना है, सभ्य बनाना है। ये जो लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, ये जो लोग पीछे हैं हम लोग से, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से ये लोग जो पीछे हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, जैसे तैसे रहते हैं, इनको ना खाने का ढंग है, ना कपड़ा पहनने का, ना कोई काम करने का, ना ट्रेड करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कॉलोनी वाले का मानना था कि हम लोग क्या करेंगे, उन लोग को जाकर ये सब चीज सिखाएंगे, उनको सिविलाइज्ड बनाएंगे, उनको पढ़ना लिखना सिखाएंगे, कपड़ा पहनना सिखाएंगे, खाना खाना पहनना सिखाएंगे, कैसे खाना उगाना है, क्या क्या काम करना है, ये सारा चीज सिखाएंगे, यानी कि उन लोग क्या करेंगे, सिविलाइज्ड करेंगे। लेकिन सिविलाइज्ड के पीछे का नियत क्या था, प्रॉफिट बनाना, बिना पैसा खर्च किए हुए वहां से रिसोर्सेज लूटना, ठीक है। So colonies were considered essential to supply natural resources and other essential goods. Like other Western nations, France also thought it was the mission of the advanced Europe countries to bring the benefit of civilization to backward people. जैसा मैंने बताया, सिविलाइज करने आ रहा था, और क्या था, ट्रेड के वजह से कॉलोनीज बसाना जरूरी था, ऐसा इन लोग का मानना था। तो फ्रेंच began by building canals and draining lands in the Mekong Delta to increase cultivation. Vast system of irrigation work, but mainly with forced labor, increased rice production and allowed the export of rice to the international market. Vietnam exported 2/3 of its rice production by 1931, had become the third largest exporter of rice in the world. अब देखो क्या हो गया यहाँ पे कि जब ये लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस, अपना क्या इन्फ्लुएंस यानी कि अपना डोमिनेंस जमाना कहां से शुरू किया, तो मेकोंग रिवर है ना, उसके किनारे पर ये लोग क्या कर रहे थे, मेकोंग रिवर ही है ना, मेकोंग डेल्टा, डेल्टा डेल्टा तो पता ही होगा कैसे बनता है, नहीं पता है तो कमेंट कर देना।
डेल्टा, पेनिनसुला, आइलैंड, सब चीज के बारे में बता देंगे एक ही वीडियो बनाकर, ठीक है। तो मेकोंग डेल्टा, यहाँ पर ये लोग क्या करने लगे ना, राइस की कल्टीवेशन के लिए ये लोग कैनाल्स बनाने लगे। मतलब यहाँ से अपने अपने खेत को इन लोगों ने जोड़ दिया, खेत को क्या कर दिया, जोड़ कनेक्ट कर दिया, नाली बनाकर, नाला बनाकर, कैनल्स बनाकर, है ना। कैनल्स मतलब वही होता है नाली नाला। कैनल्स बनाकर क्या कर दिया इन लोगों ने, मेकोंग डेल्टा को नदी से मतलब अपने अपने फील्ड से जोड़ दिया। किस लिए, ताकि कल्टीवेशन बढ़ाया जा सके। अब क्या हुआ कि इरिगेशन का वर्क काम कर गया, इरिगेशन ये जो मेथड इसने अपनाया काम कर दिया, खूब राइस का कल्टीवेशन खूब बढ़ा। मैंने बताया ना कि ये लोग रबर प्लांटेशन और राइस का कल्टीवेशन पर ध्यान देता था, खूब काम किया भाई इरिगेशन का। राइस को क्या चीज की जरूरत होती है, पानी की। अब जब पानी मिल ही रहा है तो फिर कल्टीवेशन तो होगा ही, तो कल्टीवेशन शुरू हो गया। पहले जो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थे ना, मतलब कम जो चावल उपज रहा था, अब वो ज्यादा उगने लगा। जब ज्यादा उगने लगा तो ज्यादा मार्केट में बिका। सोचो, खाने का नीड तो नहीं बढ़ेगा, जितना आदमी खाना खाता उतना ही खाएगा, बाकी जो बच गया वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा मार्केट में। और जब मार्केट में ज्यादा सामान बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 1931 तक इतना ज्यादा बढ़ गया कल्टीवेशन इनका कि ये 2/3 खुद ही एक्सपोर्ट कर देता था, और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था। क्या बन गया था, सॉरी, एक्सपोर्टर बन गया था। मतलब थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बना लिया था इसने वियतनाम को, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था पूरे दुनिया का। सोचो, इतना कल्टीवेशन बढ़ा लिया था। This was followed by infrastructure project to help transport goods for trade, move military garrisons, and control the entire region. Construction of a Trans-Indochina rail network that would link the northern and southern part of Vietnam and China was begun. Final link with Yunnan in China was completely by 1910, and second line was also built linking Vietnam to Siam, where the Cambodian capital of Phnom. अब देखो क्या हो गया, मैप बना के समझाते हैं। कल्टीवेशन तो बढ़ा लिया, मतलब खेत तो अच्छा कर लिया। अब जब खेती अच्छी हो गई है तो खेत में जो भी सामान उग रहा है, जो भी उपज हो रहा है, उसको रखना भी होगा, उसको दूसरी जगह पहुंचाना भी होगा, और टाइम से पहले पहुंचाना होगा ताकि खराब ना हो जाए। इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज को जब हम बनाते हैं, यानी कि स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारा चीज का जब हम फैसिलिटी देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, घर बना रहे हो ना, तो घर कैसा बना रहे हो, 2 मंजिला, 3 मंजिला, क्या क्या फैसिलिटी है उसमें, वो सब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका। तो स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि जो कल्टीवेशन इनका हो रहा है, जो गुड्स इनका प्रोड्यूस हो रहा है, उसको मार्केट तक ट्रांसपोर्ट कर सके या फिर स्टोरेज तक ट्रांसपोर्ट कर सके, उसके लिए इनको इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मस्त चाहिए था। तो उसके ये लोग क्या करने लगा, अब फोर्स बनाने लगा गवर्नमेंट के ऊपर। वियतनाम का जो गवर्नमेंट था ना, ये लोग क्या था, फ्रांसीसी लोग क्या था, फ्रेंच लोग, ट्रेडर्स था, व्यापारी था, आकर कॉलोनी बसा लिया था। ये लोग गवर्नमेंट पर अपना दबदबा बनाने लगा। देखो, कुछ होता है इंटरेस्ट ग्रुप होता है, इंटरेस्ट ग्रुप होता है। तो इंटरेस्ट ग्रुप का काम क्या है, सरकार के ऊपर अपना दबाव बनाना। सरकार के ऊपर अपना कोई, इनका कोई इंटरेस्ट होगा, इनका कोई विश होगा इनका, ठीक है, इनकी कोई डिमांड होगी, डिमांड सही है, ठीक है, डिमांड वर्ड सही है, इनकी कोई डिमांड होगी, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाता है। तो इंटरेस्ट ग्रुप में एक तुम्हारा बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप भी आता है, 7-8 तरीके का इंटरेस्ट ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक तुम्हारा बिजनेस ग्रुप आता है। तो ये लोग कौन था, फ्रेंच लोग कौन था, बिजनेस ग्रुप था, बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये लोग क्या किया, सरकार के ऊपर अपना डिमांड बनाने लगा कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर मस्त करवा दो, ट्रांसपोर्ट वगैरह बनवा दो, ताकि ये जो हम उगा रहे हैं वो हम अच्छे से ले जा सके, ठीक है ना। उसके लिए 2 रेल नेटवर्क बनाया गया,
दो रेल नेटवर्क बनाया गया। पहला कनेक्ट करता था वियतनाम को चाइना से, और दूसरा कनेक्ट करता था वियतनाम को थाईलैंड से। समझ में आया? वहां पर जो फेनोम पेन की बात कही गई है ना, फेनोम पेन, ये कंबोडिया का कैपिटल है, कंबोडिया का। तो रेल नेटवर्क बनाया गया वियतनाम को चाइना से कनेक्ट करने के लिए और वियतनाम को थाईलैंड से कनेक्ट करने के लिए। तो हिंटरलैंड्स में भी ये लोग करने लगा ट्रेड, बाहर भी ये लोग ट्रेड करने लगा, हर तरफ ट्रेड करने लगा। उसके बाद 1920 जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, 1920s आते आते तक ये लोग क्या कर लिया, इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, इतना ज्यादा पैसा कमा लिया राइस के कल्टीवेशन से। तभी बताया ना कि 1931 में क्या हुआ, थर्ड एक्सपोर्टर बन गया, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वियतनाम बन गया था। तो 1920 के टाइम पर इतना पैसा कमा लिया कि सरकार के ऊपर पूरा दबदबा बना लिया कि भैया अब तुम मेरे जो हम कहेंगे वो करोगे, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, जो काम हम बोले वो काम करो। यानी कि अब अपने इंटरेस्ट का बात मनवाना ये लोग शुरू कर दिया। अब एक क्वेश्चन है, शुड कॉलोनीज बी डेवलप? क्या कोई ऐसा कंडीशन आना चाहिए कि कॉलोनीज को डेवलप होना है? क्या कॉलोनीज बनना सही है? अपने अपना तुम लोग एक काम करना कि तुम लोग के अकॉर्डिंग, इतना सारा हम बताए ना कि कॉलेज क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अब तुम लोग के अकॉर्डिंग कॉलेज बनाना सही है या फिर नहीं है, ये सारा चीज कॉपी में लिखना या फिर कमेंट में लिखना, ठीक है? कि अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अकॉर्डिंग कॉलेज बनाना सही है या फिर नहीं। एक चीज देखो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूं, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसके जगह पर, उसके घर पर आकर कब्जा कर ले और उसको सिखाए कि कैसे काम करना है, क्या करना है नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, कैसे उठना बैठना है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा। किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे कोई काम धंधे पर आकर कब्जा कर ले अपना, मेरे घर पर आकर कब्जा कर ले अपना। हमको कोई भी काम अपने मन से नहीं करने दे, जैसा वो कहे हम वैसा करें, मतलब अपना गुलाम बना ले, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट देखो, अगर बाहर से लोग आते हैं तो उनके साथ साथ क्या आता है, उनका अलग माइंड, अलग एजुकेशन, अलग हर चीज आता है उन लोगों का। मतलब अलग ही कल्चर्स के वो लोग आते हैं, अलग लाइफ स्टाइल वो लोग अपनाते हैं। तो ये जो लोग लाइफ स्टाइल अपना रहे, तो बाहर से जब वो लोग आ रहे, एक चीज हमको क्या बेनिफिट दे रहे हैं कि नया नया तरीका हमको हर चीज का सिखा रहे हैं। हमारी अब जो नॉलेज थी वो नॉलेज बढ़ने लगी, ठीक है? एक बेनिफिट तो है कि नॉलेज बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं है, गुलाम बनाकर रख रहा है। सारा काम अपने मन से वो लोग करवा रहे हैं, हम लोग अपने मन से नहीं कर रहे हैं। एज अ कॉलोनी वो लोग क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं ही होना चाहिए, लेकिन अगर अगर उन लोग को सिविलाइज्ड ही करना है, अगर उन लोग को ट्रेड करना है, तो ट्रेड भैया अपना जो टैक्स वगैरह होता है उसको देकर करे, कंट्रोल करके ना करे। अगर उनको सिविलाइज करना है तो एज अ पार्टनरशिप करके करे, यानी कि अपना बेनिफिट वो भी कमाए, बेनिफिट हम भी कमाए, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो सारे, ठीक है? इस तरीके से कमाए। चलो अब अपना अपना तुम लोग भी रिव्यू डाल देना कमेंट में या लिख लेना कॉपी में। अब चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एवरीवन एग्रीड दैट कॉलोनीज हैड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री, बट द क्वेश्चन वाज हाउ। Some like Paul Bernard, an influential writer and policymaker, strongly believed that the economy of the colonies needed to be developed. He argued that the purpose of acquiring colonies was to make profits. अब देखो क्या है, कॉलोनीज क्या हो गया, कॉलोनीज रीजन हो गया जहां पर बाहर के लोग आकर अपना कब्जा कर रहे हैं, वो रीजन, वो एरिया हो गया तुम्हारा कॉलोनीज। क्या हो गया, कॉलोनीज। तो देखो ये एक इकोनॉमिस्ट है यहाँ पर, उनका नाम है पॉल बर्नार्ड। क्या नाम है उनका, पॉल बर्नार्ड। पॉल बर्नार्ड ये क्या है, इकोनॉमिस्ट है। तो इनका कहना है ना, सबसे पहले तो क्या है कि सब लोग का मानना है कि जो कॉलोनीज सेटअप होती है, एवरीवन एग्रीड दैट कॉलोनीज हैड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मदर कंट्री। ये जो कॉलोनीज है, ये जिस देश में है उसको बेनिफिट पहुंचाना है इस कॉलोनी को, ना कि किसी और को बेनिफिट पहुंचाना है, ठीक है? पहला बात क्लियर हो गया।
अब जो इकोनॉमिस्ट है तुम्हारे पॉल बर्नार्ड, उनका कहना है कि जो कॉलोनीज है ना, मतलब ये जो एरिया है जहां पर ऑक्युपाइड किए हुए दूसरे लोग, इसकी इकोनॉमी सही करनी है, इसकी मार्केट स्ट्रक्चर सही करनी है, इसकी इकोनॉमी सही करनी है, यानी कि यहाँ जो पैसे के सिस्टम, जो ट्रेड का सिस्टम जो खराब है उसको सही करना है। और जो कॉलोनी होता है, कॉलोनी का काम क्या होता है? प्रॉफिट बनाना। यहाँ पे जो बाहरी लोग आए हैं ट्रेड करने के लिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना प्रॉफिट बनाने का ही काम कर रहे हैं। तो पर्पस ऑफ एक्वायरिंग कॉलोनीज वाज टू मेक प्रॉफिट्स। If the economy was developed and the standard of living of the people improved, they would buy more goods. अगर यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका अगर इकोनॉमी सही कर दो, उनका मतलब लाइफ स्टाइल, उनका जो रहने सहने का ढंग है वो सही कर दो, मतलब वो लोग अमीर हो जाए, पैसा उसका वगैरह उनके पास हो जाए, उनके पास पैसा हो जाए, तो क्या होगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे ट्रेडर्स से। अगर इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमी सही कर दो, पैसे का मामला अगर इनका सही कर दो, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे ट्रेडर्स से। जितना ज्यादा सामान इससे खरीदेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट इनको होगा ट्रेडर्स को, और प्रॉफिट होगा तो अमीर होंगे ये लोग। और कॉलोनी बनाने का तो यही मकसद है इन लोगों का, बाहर से जो लोग हैं उनका कॉलोनी बनाने का तो यही मकसद है, प्रॉफिट बनाना। ठीक है ना? The market would consequently expand, leading to better profits for French business. Bernard suggested that there were several barriers to economic growth in Vietnam. वियतनाम में इकोनॉमी क्यों ग्रोथ नहीं कर रही थी? वियतनाम का जो मार्केट था वो क्यों नहीं बढ़ रहा था, क्यों नहीं फैल रहा था? इस पर जो पॉल बर्नार्ड है उन्होंने बहुत सारी बात कही। अब जिसमें से इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था लेकिन एग्रीकल्चर बहुत कम था। पॉपुलेशन ज्यादा था लेकिन एग्रीकल्चर बहुत कम था। सोचो, खाने वाले ज्यादा हैं लेकिन खाना कम है, क्या होगा? कमजोर पड़ जाएगा लोग। जब हेल्थी नहीं रहेगा तो काम क्या करेगा? माइंड कैसे चलेगा? उसके बाद से कर्ज में डूबा हुआ था। यहाँ पर क्या था? जमींदारी सिस्टम जो होता है ना, तो जमींदार लोग क्या करता है, जो लैंडलेस फार्मर हैं यानी कि जो पीजेंट्स हैं, उन पीजेंट्स पर को क्या करता है? अपना काम करवाता है अपनी जमीन पर। इन लोग कर्ज में डुबा देता है इन लोगों को, जिसके वजह से जबरदस्ती इन लोगों को, मतलब इनका मन नहीं होता फिर भी इनको जमींदार के यहाँ काम करना पड़ता है क्योंकि इनको कर्ज में डूब चुका है। ठीक है ना? तो पीजेंट्स लोग का कर्ज भी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था। जब ये लोग पूरा टाइम जमींदार के लिए काम करेगा तो अपना स्टेटस सुधारने के लिए क्या करेगा? कोई काम नहीं कर सकेगा। ठीक है? तो बर्नार्ड ने क्या बोला कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी पॉपुलेशन की वजह से, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की वजह से और एक्सटेंसिव इंडेप्टनेस की वजह से। To reduce rural poverty and increase agricultural productivity, it was necessary to carry out land reform as the Japanese had done in the 1890s. एक चीज समझो, लैंड रिफॉर्म कहते किसको है, फिर ये समझाते ये पूरा लाइन। ठीक है? लैंड रिफॉर्म कहते किसको है? देखो, पहले क्या है, गांव में क्या होता है? मैक्सिमम जमीन किसकी होती है? जमींदार की। बाकी जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी जमीन होती है। ठीक है ना? मैक्सिमम जमीन किसकी होती है? जमींदार की। तो लैंड रिफॉर्म के अंदर एक लिमिट फिक्स किया जाता है, एक लिमिट लगा दिया जाता है कि इस लिमिट से ज्यादा जमीन कोई नहीं रखेगा, और अगर कोई रखेगा तो वो जमीन गवर्नमेंट को बेच देगा। किसको बेच देगा? वो जमीन किसको बेच देगा? गवर्नमेंट को। अगर एक्स्ट्रा कोई जमीन रखता है इस लिमिट से एक्स्ट्रा, तो गवर्नमेंट को उसको अपना जमीन बेचना पड़ेगा। ठीक है? और जिस प्राइस पर गवर्नमेंट को ये बेचेगा ना, उसके बाद उसी प्राइस पर गवर्नमेंट जो है छोटे छोटे मजदूरों को या छोटे छोटे किसानों को, लोगों को बेच देगा। गवर्नमेंट उस जमीन को बेच देगा छोटे छोटे जमींदारों को। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लैंड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया। लैंड का इक्वली क्या कराया गया? डिस्ट्रीब्यूशन। समझे? तो ये है लैंड रिफॉर्म का तरीका। तो यही किया गया। हाँ, गांव की गरीबी घटाने के लिए, वहां का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो खेत में काम हो रहा था उसका जो प्रोडक्टिविटी हो रहा था, उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लैंड रिफॉर्म लाया गया। कहाँ? वियतनाम में। एज द एक्सपीरियंस ऑफ जापान शोड, इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड बी एसेंशियल टू क्रिएट मोर जॉब। अब देखो, लैंड रिफॉर्म करके तो खाने का मामला सही कर सकता है ना, कि अब ज्यादा से ज्यादा खेती होगी, अपने खाने के लिए लोग करेगा, तो खाने का मामला खत्म कर सकता है।
लेकिन जो जॉब है ना, जॉब का मामला खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जमीन तो उतनी ही है, खेती तो पहले भी कर रहा था, अब भी खेती कर रहा है, तो सिर्फ खाना का चेंज हुआ, जॉब तो नहीं बना किसी का। और जॉब बनेगा तभी ना पैसा आएगा, पैसा आएगा तब ना अमीर होगा। तो जापान में क्या किया गया था, लैंड रिफॉर्म के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया गया था। लैंड रिफॉर्म के बाद क्या किया था, इंडस्ट्रियलाइज मतलब इंडस्ट्रीज बनाना, क्योंकि अब खेती हो रहा है, उसमें नया नया गुड्स निकल रहा है, रॉ मटेरियल्स आ रहा है, तो रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री में ले जाकर गुड्स भी तो बनाना है ना। तो जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तब जाकर जॉब क्रिएट हुआ था। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, वियतनाम में ऐसा नहीं होगा। वियतनाम में बस लैंड रिफॉर्म कर दिया काफी है। क्यों? क्योंकि ये लोग रबर के प्लांटेशन पर और राइस की खेती पर ही ये लोग फोकस कर रहा था, बाकी किसी चीज पर नहीं कर रहा था। द कॉलोनियल इकोनॉमी इन वियतनाम वाज हाउएवर प्राइमरली यानी कि मेनली बेस्ड ऑन राइस कल्टीवेशन एंड रबर प्लांटेशन ओन्ड बाय द फ्रेंच एंड स्मॉल वियतनामीज एलीट। ये लोग किस पर फोकस कर रहा था, फ्रेंच वाला लोग जो कॉलोनी बस आया है, या फिर जो छोटे छोटे अमीर लोग थे ना वियतनामीज में, कुछ अमीर लोग थे, वो लोग किस पर फोकस कर रहे थे, रबर के प्लांटेशन पर और चावल की खेती पर। रेल एंड पोर्ट फैसिलिटीज, रेल बनाया गया, पोर्ट बनाया गया। रेल होता है पोर्ट जो होता है ना, पोर्ट होता है समुद्र के किनारे, देखो समुद्र के किनारे जो रास्ता बनाया जाता है ना, लाइक मान लो ये किसी कोस्टल एरिया है, इसके किनारे से ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड का पूरा मार्केट वगैरह, मार्केट नहीं मतलब स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह बनाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पर बेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, शिप आकर रुकेगी, सामान लेकर आएगी, शिप यहाँ पर डाल देगी सामान, फिर वापस जाएगी सामान लेकर। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पोर्ट बनाया गया, तो कोस्टल एरिया के किनारे पोर्ट बनता है। तो रेल और पोर्ट ये दोनों जो चीज बनाया गया था ना, ये सिर्फ राइस और रबर के प्लांटेशन के लिए, इसको ही कंप्लीट करने के लिए बनाया गया था। इंडेंचर्ड वियतनामीज लेबर वाज वाइडली यूज्ड इन द रबर प्लांटेशन, जबरदस्ती काम करवा रहा था भाई, मन नहीं था सबको कि रबर प्लांटेशन में काम करे वियतनामीज लोग को, फिर भी जबरदस्ती इन लोग से काम करवा रहा था, करो तो करो, ठीक है। The French country to what Bernard would have liked it a little to industrialize the economy. इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, यानी कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया। बस इनका फ्रेंच वाले का दो ही फोकस रहा, रबर राइस, रबर राइस, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया इकोनॉमी को सुधारने के लिए। इन द रूरल एरियाज लैंडलॉर्डिज्म स्प्रेड एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन। गांव में क्या हो गया, गांव में जमींदारी बढ़ गई। अब जमींदारी बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, कि जितना भी लैंड रिफॉर्म कर लो ना, लैंड रिफॉर्म, जमींदारी एक बार बढ़ गई ना, तो जमींदार पूरा एक्सप्लॉइट करेगा, जबरदस्ती कर्जा डाल देगा पीजेंट्स के ऊपर, कर्जा डाल देगा तो फिर उनको पे करना पड़ेगा, नहीं पे करेगा तो क्या होगा, जबरदस्ती मजदूरी, यानी कि लोग जो रहना चाहते हैं अच्छे से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। ये था पहला टॉपिक, होप समझ में आ गया हो पूरा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। पूरा एक एक डिटेल में मैंने बताया, डिटेल में बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर दो, उसका आंसर मैं कमेंट में दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी वीडियो बना दूंगा अगली, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। कॉलोनियल एजुकेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या डिलेमा कंफ्यूजन था, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो, दूसरे के साथ शेयर कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाय बाय।